गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक जो महेश बर्नवाल का था, उसका हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में अब हम लोग भारतीय इतिहास में आ चुके हैं और भारतीय इतिहास में आज हम लोग प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ इंडिया, फिर इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबका टोटल वीडियो बनाया जा चुका है। प्ले लिस्ट भी मिलेगा, लेकिन उसमें अपडेट नहीं है, वो भी कर देंगे अपडेट, सब देख लीजिएगा। और आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। उससे पहले एक बात, अगर अच्छा लगे प्रयास तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, यानी इतिहास पढ़ना हो तो इतिहास का मतलब क्या। सबसे पहले तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उस समय का अश्वत्थामा जिंदा है और वह आकर बता देंगे कि ऐसे से हुआ था, ऐसा तो बात है नहीं। आप लोग को उस समय के साक्ष्य पर ही निर्भर है। साक्ष्य यानी सबूत, तो सबूत मतलब स्रोत। स्रोत क्या हो सकते हैं, वह लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, मौखिक। उस समय की तरह तो टेप, रेडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप तो था नहीं कि उससे मिल जाए, ना मिलेगा। तो उत्खनन के द्वारा उस समय के प्राप्त बर्तन, गहने, आभूषण, हड्डियाँ, उस समय के रहने वाले घरों के अवशेष, उस समय के यूज में आने वाले धातु के जो पात्र होंगे या सोने चांदी के सिक्के होंगे, उन सब के अवशेष या कोई लिखित सामग्री हो, तो इन्हीं सब आधारों पर अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया जाता है। एक जिसका कुछ सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वह उत्खनन से ही प्राप्त होने वाले सबूत यानी स्रोत पर ही आश्रित है, वह क्या कहलाएगा, उसको कहेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक। यानी मतलब कि उसका कुछ लिखा पढ़ा नहीं है, सिंपल वह उत्खनन से जो प्राप्त होंगे अवशेष उसी से समझा जाएगा। दूसरा आता है अर्ध ऐतिहासिक, यानी उसका लिखा हुआ है लेकिन हम उसको पढ़ने में अक्षम हैं, नहीं समझ पाए हैं, वह अर्ध ऐतिहासिक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है। और तीसरा वो ऐतिहासिक। ऐतिहासिक मतलब जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़कर समझ सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण वैदिक काल के बाद के, जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब क्या है, वैदिक काल के ग्रंथ है। और यह काल ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक काल इसी समय से शुरू हो जाता है। तो देखते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, इतिहास यानी हिस्ट्री कहलाता है। कालक्रमिक मतलब समय के हिसाब से, एकदम ऐसा नहीं कि एक बार हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ लिए मौर्य काल और फिर पढ़ लिए अंग्रेजों का भारत से पलायन, ऐसा नहीं होगा। एक तरफ से एकदम क्रमिक समय के हिसाब से पढ़ेंगे, वही क्या है, इतिहास यानी हिस्ट्री है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को फादर ऑफ, पिता यानी इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, याद कर लीजिए, वह है राज तरंगिणी। और यह कौन लिखा था, तो कल्हण ने। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, यह आहत सिक्के यानी पंच मार्क्ड क्वाइन कहलाते थे। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, लेकिन इंग्लिश में पूछ देगा क्या कहेंगे उसको, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। क्या नाम है, डॉक्टर प्राइम रोज। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय के। क्या, तो स्टुअर्ट पिगट महोदय क्या लिखे, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, इंतु, याद कर लीजिए, इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था, वो है B.S. स्मिथ ने। क्या नाम है इनका, B.A. स्मिथ। यहाँ देखिए, इतिहास यानी हिस्ट्री, इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला यह आपका दूसरा है और यह आपका तीसरा है।
यानी प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का काल। पुरातात्विक स्रोत यानी पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यह 3000 से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी बुद्ध और जैन के मतलब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के जन्म तक का काल इसको माना जाता है, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु ये अपठनीय है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड, यानी 600 ईसा पूर्व से आगे पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। भारतीय, यहाँ देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिए। धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, वह है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना गया है, वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे, वैवस्वत मनु, क्या नाम था उनका, वैवस्वत मनु, याद कर लीजिए। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, वायु में किसका, तो गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, वह है मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, वह है आपका कल्प सूत्र। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संलग्न संगठन है। और मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, मत्स्य मछली कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो आंध्र प्रदेश से ही हम लोग बोल आता है, तो वही मत्स्य पुराण यानी आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, यह मौर्य वंश। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है तो दाएं यानी इधर से इस तरह से, दाएं से बाएं की तरफ है। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, वह है गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है, वह है मनुस्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो वह है मनुस्मृति। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, वह है शतपथ ब्राह्मण में। किस में, तो शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशोलायन गृह सूत्र में मिलता है। किसमें, तो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशोलायन गृह सूत्र में मिलता है। आरंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे, तो और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्री संहिता या महाभारत कहा गया। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है, तो शिलालेखों का अध्ययन है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है, डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है, उसको रेहला कहते हैं। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय। और यहाँ देखिए कुछ प्रमुख अभिलेख हैं, वह उसके शासक, यह बार बार एग्जाम में आता है, याद कर लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंध रखता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री यानी सातवाहनों से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से यानी गुजरात में है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश का है। मंदसौर अभिलेख यह मालवा नरेश यशु वर्मन से इसका संबंध है। देवपारा अभिलेख यह बंगाल शासक विजय सेन के संबंध में है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। बौद्ध स्तंभ लेख किससे जानकारी मिलती है, तो बौद्ध स्तंभ लेख की जानकारी से क्या मिलेगी, बौद्ध स्तंभ लेख से बुद्ध यानी शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया, वह है CU की। अरबी फारसी की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, तो अल
बरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा चीन में अपना राजदूत बनाकर भेज दिया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? वह है आपका पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो वह है शुंग वंश का। यहाँ देखिए, चीनी लेखकों का वर्णन। पहले फाहियान का काल है 399 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और ये लोग आए थे कब? तो गुप्त काल के समय में। भारत की दशा का विवरण इसमें दिया गया है। किसके द्वारा? तो फाहियान के द्वारा। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौरियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल को देव निर्मित बताया था। मतलब क्या समझे कि इसके समय तक जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था वह अस्तित्व में रहा होगा। ह्वेनसांग 629 से लेकर 645 का समय में इन्होंने भारत में गुजारा। सीयू की यानी पश्चात संसार के लेख, इसका नाम होगा सीयू की, ये पुस्तक का नाम है। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। इत सिंह 673 से 675 ईस्वी का काल है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इनकी रचनाएं हैं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था, कौन? तो इत सिंह की बात है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे यहाँ देखिए, पाषाण काल यानी स्टोन एज की बात है। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज, दूसरा है मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। तो पेलियोलिथिक एज मतलब 26 लाख साल से लेकर 9000 ईसा पूर्व का काल है, और मध्य पाषाण काल यानी 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व का काल, और नव पाषाण काल 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व यानी सिंधु घाटी सभ्यता तक का काल। जो पेलियोलिथिक एज है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है निम्न पूरा पाषाण काल जो 26 लाख साल से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक का काल, इसको मानते हैं। दूसरा होता है इसमें मध्य पूरा पाषाण काल यानी 50,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व का काल, और तीसरा है इसका उच्च पूरा पाषाण काल यानी 40,000 से लेकर 9,000 ईसा पूर्व तक का काल। याद कर लीजिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण को 3 भागों में निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण यानी पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण। नव पाषाण आपको 2500 ईसा पूर्व जाकर खत्म हो जाएगी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से यानी आधे ऐतिहासिक काल शुरू है। पूरा पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? वे पत्थर यानी स्टोन का इस्तेमाल करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथैगोरस, याद कीजिए, सॉरी शायद मैं बोल गलत रहा हूँ, पिथैगोरस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनौरा, जो नर्मदा घाटी में हथनौरा। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? वह है मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? याद कर लीजिए, वह है आपका कालीबंगा से। और बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेगालिथिक एज। इसमें क्या होगा? एक यहाँ पर कब्र है, इसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर से इसको इस तरह से घेर देंगे। यही पहचान है बृहद पाषाण
स्मारकों की। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वह है तांबा। प्रशस्तर युगीन यानी स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? वो था कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह आपका आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? बार्ले यानी जौ। चारकोलिथिक यानी चारकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण यानी कॉपर एज से। ताम्रपाषाण कालीन कुछ स्थल हैं, जैसे ये देखिए सब के सब महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में, नाम इसका ताम्रवती। तो इनाम गांव, दैमाबाद, नौदा टोली, नेवासा, ये सब राज कहाँ? तो महाराष्ट्र में है, और ताम्रवती राजस्थान में है। इनाम गांव यह कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो इमाम गांव महाराष्ट्र से। दायमाबाद यहाँ पर कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल यही है। नौदा टोली, इसका उत्खनन HD संकालिया तथा चित्रित किए थे, और इसमें चित्रित काले मृद भांड का प्रमाण यहाँ से मिला है। नेवासा पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला। कहाँ से? तो नेवासा से। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी मिले हैं। और ताम्रवती से यहाँ से प्राप्त काले मृदभंड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे हैं। और नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। क्या नाम था उनका? सर जॉन लुबाक ने किया था। यहाँ देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महान निर्देशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो इनका नाम याद कर लीजिए, यह हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महान निदेशक जॉन मार्शल। भारत के किस आधुनिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वह भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। कुंभकरी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। पेबल उपकरण संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? यह है आहार संस्कृति। ताम्रवती आहार जो कहाँ है? तो राजस्थान में है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। माइक्रोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल। माइक्रो यानी अब पत्थर का जो औजार पहले भद्दा था, बड़ा बड़ा था, अब वह साफ सुथरा, चिकना, तेज धार वाले छोटे छोटे बनाए जाने लगे थे। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? तो निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? इसको कहेंगे हम लोग पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख कर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? याद कीजिए, महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वार्जाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो नवपाषाण काल में। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? याद कीजिए, वह है शिवालिक पहाड़ी से। कहाँ है? तो शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो याद कीजिए, वह है मेहरगढ़। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे तो मेहरगढ़ से। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं।
उस जगह का नाम, उसका नाम है सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ था। गौड़िक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से हुआ था, क्योंकि यहीं पर मिला था यह। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदरो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोट दिज्जी वर्तमान पाकिस्तान में हैं। नवपाषाण युगीन कुछ स्थल हैं, यह स्थल है और उससे संबंधित राज्य तो देखते हैं। बुर्ज हम, यह कश्मीर में है। यहाँ से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ? तो बुर्ज होम कश्मीर में है। गुफ कराल, यह कश्मीर में है। यहाँ पर कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृत भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, यह पाकिस्तान में है। यहाँ पर गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। साथ ही कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपको गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबारा के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो महदहा, उत्तर प्रदेश से। कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। याद कर लीजिए, कोल्डिहवा। संगन कल्लू, तो संगन कल्लू कहाँ है? यह आपका कर्नाटक में है संगन कल्लू। और इस संगन कल्लू से क्या मिला? तो यहाँ देखिए संगन कल्लू, तो यह कर्नाटक में है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल जो कर्नाटक में है, यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो कहाँ है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो से। सारूतारू, यह असम में है। सारूतारू गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो सारूतारू से। चिरांद बिहार में है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। कहाँ से? तो चिरांद बिहार से। दारोजली, तो दारोजली कहाँ है? तो यह असम में है और यहाँ से आपको कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यानी सारूतारू व दारोजली ये दोनों असम में हैं। और नौदाटोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। कौन? एच.डी. संकालिया ने। और यह नौदाटोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसको मृतकों का टीला कहते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के समकालीन सभ्यताएं, हड़प्पा की समकालीन है, उसके साथ उसी समय और तो रंगपुर कहाँ है? तो यह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? वह है कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? याद कर लीजिए, लोहा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में है और यह घग्गर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और
हड़प्पाकालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो हड़प्पाकालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं है, याद कर लीजिए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप तो उसको कहते हैं ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ, याद कर लीजिए। और सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी तक के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विरसव मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो वह है मोहनजोदड़ो से। मिरिन पट्टिका से पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? वह है कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता वह सुमेरियन सभ्यता थी। कौन? तो सुमेरियन। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे और यह कृषि पर आश्रित पूर्णतः न थी क्योंकि यह तो शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक तो यह मृत भांड है। भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के आरंभ के प्रतीक माने जाते हैं? यह कहा जाता है उत्तरी काले पॉलिश कृत मृत भांड, यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी NBPW, याद कर लीजिए। NBPW क्या? NBPW यह मिल जाए या समझ जाइए कि यह क्या है? तो यह द्वितीय नगरीकरण के आरंभ के प्रतीक माने जाते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो वह है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो वह है आपका सेल खड़ी। और यहाँ देखिए मांडा, यानी जो हड़प्पा संस्कृति है इसका विस्तार, तो इसको कहते हैं लगभग यह एक त्रिभुजाकार साइट था। मतलब इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर कौन? तो मांडा जिला, पूर्व में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, दक्षिण में दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, और पश्चिम में सूदकांगे डोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यानी यह लगभग 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र माना जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा, किसको? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवारा यानी पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाकालीन स्थल तथा महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हड़प्पा यह कहाँ है? तो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स ये लोग जुड़े हुए थे। समय है 1921। नदी है रावी नदी के तट पर है हड़प्पा रावी के तट पर है। और यहाँ से साक्ष्य में क्या मिले हैं? अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सब कहाँ मिला है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, अन्न भंडार, कहाँ मिला है सब? तो हड़प्पा से। दूसरा है मोहनजोदड़ो, यह लड़काना जिला पाकिस्तान में है और इसके उत्खननकर्ता रखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर हैं। समय है 1922 और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से साक्ष्य तो विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक है, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। और लोथल यानी जो अहमदाबाद जिला अहमदाबाद और राज्य गुजरात में है। इसके खोजकर्ता याद कीजिए रंगनाथ राव हैं। यह बात है 1955 एवं 1962 की। और नदी कौन सी है? तो भोगवा नदी है। यहाँ से क्या क्या मिला है लोथल से? तो गोदीवारा यानी पोर्ट, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी की दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति,
3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि और भी कुछ है। जैसे कहाँ से मिला तो लोथल से मिला है। चनहुद्रो जो सिंधु में है, सिंधु यानी पाकिस्तान में है। खोजने वाले अर्नेस्ट मैके व एनजी मजुमदार हैं। समय है 1931। नदी का नाम है सिंधु। और यहाँ से क्या क्या मिला तो मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, याद करिए लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुए। यानी यह ब्यूटी पार्लर का सेंटर रहा होगा। आगे देखिए कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिला में है और राज्य राजस्थान में है। और खोजकर्ता तो अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बी के थापर हैं। समय है 1953 और 60 है, ये ना कोई पूछेगा। और नदी घग्घर, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। यहाँ से साक्ष्य जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि हवन के कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी मिले हैं। और लकड़ी की नाली प्राप्त हुई। कहाँ से तो कालीबंगा से। राखीगढ़ी जो हिसार जिला हरियाणा में है। और इसके खोजकर्ता हैं सूरजभान। समय 1969। यह भी घग्घर नदी के किनारे है, यानी घग्घर के किनारे कालीबंगा व राखीगढ़ी दोनों है। यहाँ पर ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। और आगे बढ़ते हैं कोट दिज्जी। कोट दिज्जी आपका यह खैरपुर पाकिस्तान में है। यहाँ से के खोजकर्ता तो धुरे एवं फजल अहमद खां हैं। और समय 1935-1955, यानी धुरे महोदय 1935 में खोजे होंगे और फजल अहमद खान 1955 में खुदाई किए होंगे। यह भी सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं। बनावली यह हिसार जिला हरियाणा में है। खोजकर्ता RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। समय 1975 और नदी का नाम यहाँ पर सरस्वती मिलेगा। और यहाँ से प्राप्त होने वाला साक्ष्य मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का हल जो खिलौना है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य है तथा जौ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। रूपनगर, रोपर कहिए इसका, रूपनगर कहिए, जो पंजाब में है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। समय 1955। नदी सतलज है। यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ तो रोपर से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर यानी काठियावाड़ गुजरात से। तो ये इसके खोजकर्ता थे SR राव। समय 1954। और यह भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग व धान की भूसी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश से। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, यानी यज्ञदत्त शर्मा का संबंध आपको आलमगीरपुर मेरठ यूपी तथा बन यहाँ देखिए और रोपर पंजाब से भी है। यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ पर मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूत कांगे डोर जो बलूचिस्तान में है। खोजकर्ता ऑरेंज स्टाइन व जॉर्ज डेल्स को माना जाता है। और यह दास्क नदी के किनारे है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य व बंदरगाह भी मिला है। कहाँ तो सूत कांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान की बात है। मांडा जम्मू कश्मीर। ये इसके खोजकर्ता हैं जगतपति जोशी महोदय। और यह चिनाब नदी के किनारे हैं। सबसे नया खोजा देखिए 1982 की बात है। यहाँ से प्राप्त होने वाले साक्ष्य में चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बनाग्र मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से तो मांडा से। और सूत का कोह यह कहाँ है तो यह पेरिन बलूचिस्तान में है। सूत का कोह खोजकर्ता तो जॉर्ज डेल्स हैं। और नदी का नाम सादी कौर, नदी का नाम है सादी कौर। 2 टीले व मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सूत कोटदा जो गुजरात में है। खोजकर्ता जगपति जोशी। और यह भी सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ। कहाँ से तो सूत कोटदा जो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम को माना जाता है।
अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल। तो शुरू करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नॉलेज यानी ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद इसको ऋग्वेद को माना जाता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो यानी श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल। सूक्त किसने हैं? तो 228 सूक्त हैं। त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीनों वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद यानी अथर्ववेद इसमें नहीं है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वह आपका अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो वह आपका 9वां मंडल। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो वह आपका कठोपनिषद। और उपनिषद काल में राजा अशोपति किस स्थान के शासक थे? तो वे केकई के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वह है चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम है वह है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? तो सिंधु। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं फिर नीचे आएंगे। वैदिक काल में प्रमुख प्रयुक्त शब्द यानी किस शब्द का कितना बार प्रयोग हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी यहाँ से एकत्र करते हैं। तो देखते हैं। पहला है इसका आधुनिक नाम और उधर मिलेगा आपको प्राचीन नाम। तो देखते हैं कौन कौन सा नाम है। गाय। गाय को क्या कहा गया? तो गाय को अघन्या यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है, यानी इनको पवित्र माना गया है। किनको? तो गाय को। दूसरा है राजा। राजा यानी गोपा। राजा को क्या कहा गया है? गोपा। और गोपा यानी राजा, राजा बराबर गोपा। और अतिथि यानी गोहंता या गोहन मतलब अतिथि। और धनी व्यक्ति यानी गोमत मतलब धनी व्यक्ति। युद्ध। युद्ध यानी गविष्ठ, गेसु या गम, यह युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है। गविष्ठ का मतलब यह भी होता है कि गायों के लिए युद्ध है। पुत्री। पुत्री को क्या कहा गया यहाँ पर? दुहिता। पुत्री यानी दुहिता। अनाज। अनाज के लिए प्रयुक्त शब्द धान्य। मरुस्थल के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसको कहा गया है धनौ। उपजाऊ भूमि उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि खिल्य। हल से बनी नालियां के लिए प्रयुक्त शब्द है सीता। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो वह है सामवेद। वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? सभा और समिति पर। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए यानी कॉइन के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। क्या मिलता है? तो पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख है। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है वेद, उसके ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अध्येता यानी पढ़ने वाले, और उपवेद यानी प्रवर्तक का नाम है। मतलब प्रत्येक वेद है उससे संबंधित कुछ ब्राह्मण है यानी उनका डिफिनीशन है, उसमें किस दिन सूक्त है वह दिया है। इससे संबंधित उपनिषद यानी उसका वो दार्शनिक अध्ययन है। और अरण्यक यानी जंगल में रहने वाले साधु महात्मा लोग थे, उसको आम जन की बोलचाल की भाषा में उसको डब कर दिए हैं, उसकी व्याख्या प्रस्तुत किए। फिर इसको जो पढ़ने वाले थे उसका नाम है, और इसके कुछ उपवेद भी यानी इसके कुछ सप्लीमेंट्री हैं जो कंपल्सरी नहीं है, वह उपवेद है। जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? ऋग्वेद के ब्राह्मण नाम है इसका कौशितकी एवं ऐतरेय। कौशितकी एवं ऐतरेय ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में सूक्त 228 मंत्र हैं।
और ऋग्वेद के उपनिषद तो कौशिकी एवं ऐतरेय यानी जो ब्राह्मण है वही इसके उपनिषद भी है, और अरण्यक भी यही हो गया ऐतरेय और कौशिकी। और ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले हैं वो कहा गया है होत्री। और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, और इसके प्रवर्तक थे प्रजापति। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण तैतरीय शतपथ, और यजुर्वेद के उपनिषद सबसे ज़्यादा हैं। देखिए तैतरेय, कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक और मैत्रायणी, ये सब क्या है तो उपनिषद। किसके तो यजुर्वेद के। अरण्यक तो तैतरेय, बृहदारण्यक और शतपथ, ये लोग इसके अरण्यक हैं। यानी तैतरेय तो उपनिषद भी हो गया और अरण्यक हो गया, बृहदारण्यक भी कॉमन, लेकिन शतपथ अरण्यक है स्पेशल अलग है। और इसके अध्येता यानी इसको पढ़ने वाले पाठ करने वाले को अर्धवर्यु कहा गया है, अर्धवर्यु। और यजुर्वेद के प्रवर्तक यानी उपवेद क्या था तो धनुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद, और इसके प्रवर्तक तो विश्वामित्र। सामवेद और इसका ब्राह्मण तो पंचविश, यानी इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, और इसमें 1810 मंत्र है। और सामवेद के उपनिषद केन तथा छांदोग्य है, और अरण्यक जैमिनी और छांदक हो गया। और इसका अध्येता यानी इसका पाठ कर गायन करने वाला, सामवेद तो संगीत है तो गायन होगा, गायन करने वाले को उद्गाता कहा गया है। और शतपथ ब्राह्मण सामवेद का जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद, और इसके प्रवर्तक नारद जी को माना जाता है। अथर्ववेद इसका ब्राह्मण गोपथ है, इसमें 6000 से ज़्यादा मंत्र हैं। उपनिषद मांडूक के प्रश्न मुंडक, अर्थवेद के क्या उपनिषद हैं मांडूक के प्रश्न मुंडक, अरण्यक नहीं है। और इसके पाठ करने वाले को ब्रह्म कहा गया है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है शिल्पवेद, और इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा को माना जाता है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अव्यवस्था में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। आगे देखिए, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? वह है बोगज-कोई अभिलेख से। क्या नाम उसका? बोगज-कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो वह था अंग एवं मगध। उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक काल है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्म कांड में। किसमें? तो ऋग्वेद में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुश्री यानी रावी नदी के तट पर। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो वह जौ यानी बार्ले। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो वे हैं इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र। गायत्री यंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो वह है संस्कृत। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। और ऋग्वैदिक नदियाँ, यहाँ नाम देखिए, प्राचीन नाम व आधुनिक नाम। तो वितस्ता, इसका आधुनिक नाम झेलम, वितस्ता झेलम। विपाशा व्यास। द्विषद्वती या दृशधती नाम किसका है? घग्घर यानी चौतांग नदी का नाम है। कुंभु यह कुर्रम, कुर्रम। कुंभा काबुल। सदानीरा नाम गंडक के लिए प्रयोग है। अस्किनी चिनाब। सतुद्री सतलज गोमल।
गोमल गोमती के लिए प्रयुक्त शब्द है। सिंधु सिंध नदी, सरस्वती घग्घर, सुषोमा सोहन नदी के लिए सुषोमा, सुवास्तु स्वात नदी का प्राचीन नाम सुवास्तु है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि तो यह ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? वह उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक को उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजु। क्या कहा गया? अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है तथा इसे नदीतमा यानी नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी याद करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तीर्थंकर, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का अनेकांतवाद। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? यानी जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति, उसको कहा गया है निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में श्रवणबेल गोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था जो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर वर्ष यानी 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव क्या नाम है उसका? तो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। और इस गंगवंश के राजा कौन थे? तो राजमल चतुर्थ, जिनका मंत्री तो सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। किसका मूर्ति? तो बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाया था। त्रिरत्न सिद्धांत मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय जैन धर्म का। आरंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? अर्ध मागधी में थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? वह है समेध शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वे स्थूल भद्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। और दूसरा कहाँ होगा? तो देखिए लीजिए, जैन संगीति है, वर्ष, स्थान है व अध्यक्ष हैं। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में, अध्यक्ष स्थूल भद्र थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद की बात है। और द्वितीय संगीति 512 ईसा पूर्व वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था, इसके अध्यक्ष क्षमा सरवन थे। यहाँ देखिए, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म 510 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ जो वजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्री क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोधा जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री प्रिय दर्शना यानी अनुजा थी। प्रमुख उपाधि केवलिन यानी कैवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, मतलब क्या कहा गया उसको? केवलिन। जीन यानी विजेता। निग्रंथ मतलब बंधन रहित, निग्रंथ यानी बंधन रहित। अहरत यानी
पूज्य, अर्हत मतलब पूज्य। निर्वाण प्राप्ति, तो निर्वाण प्राप्ति भगवान महावीर को पावापुरी यानी राजगिरी में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ यानी मल गणराज्य के प्रधान का शासक क्षेत्र था, वहाँ हुआ था निर्वाण प्राप्ति। कहाँ? तो पावापुरी राजगिरी में बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान के शासित क्षेत्र में हुआ था, याद कर लीजिए। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो वह है कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था? तो आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ, यह 23वें जैन तीर्थंकर थे, द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य को 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी, यानी 5 महाव्रत यही है। जैन ग्रंथ यानी कल्पसूत्र की रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर हो गए और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? उसका नाम याद कर लीजिए, त्रिपिटक के रूप में। क्या नाम था? त्रिपिटक। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे? तो उस समय वहाँ का राजा उदयन हुआ करता था। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे उसको, क्या है? दुख है। दुख समुदाय है, दुख है तो उसका इलाज भी है, यानी दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, मतलब सूरा मुक्ति पा लीजिए। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार तो वे अशोक घोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो वह है प्रथम उपदेश, यानी सारनाथ से संबंधित है। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है बुद्ध के उपदेश। और बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व की बात है। जन्म स्थल लुम्बिनी वन यानी कपिलवस्तु वर्तमान रुम्मिनदेई नेपाल। पिता सुदोधन यानी शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया देवी यानी कोलीय गणराज्य की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ यानी जो गोत्र गौतम कहलाया। बचपन का नाम सिद्धार्थ गोत्र गौतम था। पालन पोषण भी माता यानी प्रजापति गौतमी ने की, इसलिए गौतम हो गए। पत्नी यशोधा जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। पुत्र इनका राहुल था। सारथी चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक था। ज्ञात
ज्ञात नहीं, ज्ञान प्राप्ति का स्थल तो गया, बोध गया बिहार, जो निरंजना नदी के तट पर, इसको क्या कहा गया, घटना को संबोधि कहा गया है। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पत्तन यानी सारनाथ है, पर शिष्य आनंद व उपाली। धर्म प्रचार का स्थल तो साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य, यानी इतना यहाँ तक वे विजिट किए हुए इसके मतलब कि साक्ष्य मिलते हैं। जीवन का अंत इसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु के समय दिन था वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था, देवदत्त की बात है। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, तो वैशाली में। और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्र संघी मित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ, तो श्रीलंका भेजा था। बौद्ध संगीतियाँ ये देखिए, तो बौद्ध संगीता कितना हुई, तो 4 हुई। प्रथम 483 ईसा पूर्व यानी कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय। स्थान राजगिरी, अध्यक्ष कौन थे इसके, महाकश्यप। और शासन किसका था उस समय, तो अजात शत्रु का, यानी जो हरेक वंश के राजा थे। द्वितीय तो वर्ष 383 ईसा पूर्व में, और स्थान वैशाली, अध्यक्ष साबक मीर। और शासन या कहीं सभा कामी भी लिख देता है, और शासन कला अशोक का शासन था। और तृतीय तो 250 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे, राजा यानी शासक अशोक। चतुर्थ 98 ईस्वी की बात है, और जगह यानी स्थान कुंडलवन, कहाँ, तो कश्मीर में है। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष, शासन कनिष्क का था इस समय। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो वह राजगृह में है, राजगीर कहीं उसको। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो जापानियों के द्वारा। किसने बनाया, तो जापानियों ने बनाया। एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था, तो वे नागार्जुन थे। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के समय। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी, तो यह काल है कुषाण के समय। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था, तो वे कौन थे, तो वे नागार्जुन थे। किनको भेजा गया था, तो नागार्जुन को। और आगे देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, तो नागार्जुन को। त्रिपिटक यह बौद्धों के ग्रंथ हैं, यानी धर्म ग्रंथ कहिए इसको। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का नाम आता है। सुत्त पिटक यानी इसमें यह पिटकों यानी टोकरी में सबसे बड़ा है। इसमें बुद्ध के उपदेशों व समादों का संकलन है। दूसरा है विनय पिटक, यह पिटकों में सबसे छोटा है, और यह बौद्ध धर्म के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन करता है। और अभिधम पिटक यानी पिटकों में यह मध्यम साइज का है, और यह बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का इसमें संकलन किया गया है। बुद्ध पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, याद कर लीजिए। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्न चित्त सन्यासी, तभी तो ये घर छोड़ दिया। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था, बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की, वैशाली में। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से सम्मतित है। बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं हैं और उसके कुछ प्रतीक है। जैसे गर्भ में थे तो हाथी प्रतीक है उसका, जन्म हुआ यानी कमल खिल गया,
निर्वाण यानी पद चिन्ह है, मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको निर्वाण कहा गया है। और निर्वाण हो गया। और प्रथम प्रवचन, इसको चक्र, ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, घटना और प्रतीक यौवन यानी जवान हो गए यानी 60। पता ही है जवान में हर कोई क्या होता है, समृद्धि यानी शेर जैसा समृद्ध हो गया, शक्तिशाली। मृत्यु के प्रतीक स्तूप है। और गृह त्याग यानी घोड़ा, घोड़ा पर चढ़ के भाग गए तो यह गृह त्याग का प्रतीक है। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया है, क्या है तो ग्रीको रोमन शैली में, यानी भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वह यूनान के देवताओं जैसा है। उपोषध का आचरण कौन करते थे, उपोषध का आचरण कौन करते थे तो बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इनका नाम याद कर लीजिए। अवलोकितेश्वर का नाम है पद्म पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो यह सिक्किम में है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था, क्या तो बुद्ध की संगिनी का नाम वज्रयान में तारा है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो वह है सर्वास्तिक। महासांघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है, तो 9 धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है, तो बुद्ध, धर्म और संघ है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, तो प्रतीत समुत्पाद। और प्रतीत समुत्पाद का अर्थ तो संसार के सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ ये उस समय समझा रहे हैं। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, महायान बरकाविल शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। अब हम लोग देखेंगे शैव एवं भागवत धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो नैनार कौन थे, शैव उपासक थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय है। यह त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में आरंभ हुई, तो गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को किसकी संज्ञा दी थी, तो डायोनिसस की। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है, तो अरिस्टिनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो वह है मत्स्य पुराण। और अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी की है। मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं, तो देव तथा उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका है, तो शैव आंदोलन, शैव मतलब नैनार, यानी शैव आंदोलन यानी नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी, तो 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का आरंभ किस काल में हुआ, शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन व उसके प्रतिपादक याद कर लीजिए, ये कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 याद कर लीजिए 6। सांख्य दर्शन आधार क्या है, तो सांख्य सूत्र सिंपल है ये। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन तो इसके प्रतिपालक अक्षपाद गौतम, न्याय दर्शन अक्षपाद गौतम। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाद या उलूक, वैशेषिक दर्शन कनाद या इनको उलूक कहिए। मीमांसा तो पूर्व मीमांसा, ये जैमिनी है इसके प्रतिपादक। और वेदांत यानी ब्रह्मसूत्र मतलब बदरायन इसके प्रतिपादक हैं। और आगे देखते हैं, और कुछ और है यहाँ देखिए। यह संप्रदाय है और उसके संस्थापक, जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी संपादक इसके संस्थापक पूरन कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजीत केस काम्ब लीन को माना जाता है। और भौतिकवादी तो पकुध कच्चायन
और अनिश्चयवादी तो संजय वेठली पुत्र को माना जाता है। एक बार और, आजीविक संप्रदाय मकलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजीत केश काम्बलीन, भौतिकवादी पकुध कच्चायन, अनिश्चयवादी संजय वेठली पुत्र को माना जाता है। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? वह है छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से वसुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो यह मीमांसा। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य यानी सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 यानी नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया? तो हेराक्लीच। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने, यानी वैष्णव अलवार और नैनार यानी शैव। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल यानी वैष्णव जो संत अंडाल, यह महिला संत है जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। इसके बाद हम लोग मिलेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा से शुरू करेंगे और पूरा प्राचीन काल एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।